सोचिए, आप रात के वक्त अपने घर लौट रहे हैं। आपकी एक छोटी सी बेटी है जिसका आज जन्मदिन है। आप नशे में धुत हैं, सड़क पर हंगामा कर रहे हैं। आप आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी की छोटी मोटी उलझनों में व्यस्त हैं। लेकिन तभी अंधेरे में कोई आपको पीछे से दबोच लेता है। जब आपकी आंख खुलती है तो आप खुद को एक छोटे से सीलन भरे कमरे में पाते हैं। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है। बाहर की दुनिया से संपर्क का इकलौता जरिया सिर्फ एक टीवी है। शुरुआत में आपको लगता है कि शायद किसी ने गलतफहमी में आपको उठा लिया है। शायद कुछ घंटों में या अगले दिन कोई फिरौती मांगेगा और आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन एक दिन बीतता है, एक हफ्ता, एक महीना और फिर 15 साल। 15 सालों तक उस आदमी ने किसी इंसान की शक्ल नहीं देखी। हर दिन उसे दरवाजे के नीचे से सिर्फ एक ही खाना दिया जाता है, फ्राइड डम्पलिंग्स। 15 साल तक वो उस कमरे की दीवार पर मुक्के मारता रहा, ये सोचकर कि एक दिन वो बाहर निकलेगा और उस इंसान का खून पी जाएगा जिसने उसकी ये हालत की है। और फिर एक दिन अचानक बिना किसी चेतावनी के उसे एक सूटकेस में बंद करके खुली छत पर आराध कर दिया जाता है। पर असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। वो उसे मारना नहीं चाहता। वो उसके साथ एक ऐसा साइकोलॉजिकल खेल खेलना चाहता है जिसका अंत मौत से भी 1000 गुना ज्यादा भयानक है। ये कहानी है देसू की। एक वक्त था जब वो एक लापरवाह इंसान हुआ करता था, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा जो 15 साल पहले था। टीवी देखकर उसने दुनिया के बदलते रंग देखे हैं। टीवी से ही उसने खुद को जिंदा रखने के लिए मार्शल आर्ट्स सीखा है। और उसी मनहूस टीवी से उसे पता चला था कि उसकी पत्नी का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है और पुलिस की नजरों में कातिल कोई और नहीं, खुद देसू है। जरा महसूस कीजिए उस इंसान की मानसिक हालत को। कैद के उन सालों में वो रोया, चीखा। उसने कई बार अपनी कलाई काटकर जान देने की कोशिश की, लेकिन हर बार कमरे में एक रहस्यमयी गैस छोड़ी जाती। वो बेहोश होता और जब आंख खुलती तो उसके घाव सिल दिए गए होते। कोई उसे मरने भी नहीं दे रहा था। अब वो एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा है। खुली हवा उसके चेहरे से टकरा रही है। उसके ठीक सामने एक आदमी कुत्ता पकड़े खड़ा है जो शायद अपनी जिंदगी से हार कर आत्महत्या करने वाला है। देसू उस आदमी की दर्द भरी कहानी सुनता है और फिर उसे मरने के लिए छोड़कर आगे बढ़ जाता है। देसू के अंदर अब दया या इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची। उसकी रगों में सिर्फ और सिर्फ एक सवाल दौड़ रहा है, मुझे क्यों कैद किया गया? और ये इकलौता सवाल उसे एक ऐसी अंधी खाई में धकेलने वाला था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बना। सड़कों पर भटकते हुए, दुनिया के शोर शराबे से अनजान, वो एक सुशी रेस्टोरेंट में घुसता है। उसके बाल बिखरे हैं, चेहरे पर एक खौफनाक वीरानगी और आंखों में एक भूखे जानवर जैसी चमक है। वो शेफ से कहता है, मुझे कुछ ऐसा खाना है जो जिंदा हो। शेफ एक युवा लड़की है जिसका नाम मीदो है। देसू एक जिंदा ऑक्टोपस को अपने मुंह में ठूंस लेता है। उसके पैर देसू के चेहरे से चिपक जाते हैं और वो वहीं फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। मीदो उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय अपने घर ले जाती है। एक अनजान, खूंखार दिखने वाले आदमी को कोई अपने घर क्यों ले जाएगा? शायद उसे उस अजनबी की आंखों में एक ऐसा गहरा दर्द दिखा जिसने उसे रोक लिया, या शायद ये भी उस शतरंज का एक मोहरा थी जिसे कोई और बहुत दूर बैठकर चल रहा था। जब देसू को होश आता है तो वो मीदो को अपनी वो डायरी पढ़ने देता है जिसमें उसने पिछले 15 सालों का हर एक पल, हर एक दर्द, हर एक आंसू लिखा था। मीदो उस घुटन को महसूस करती है और फैसला करती है कि वो देसू की मदद करेगी। लेकिन मीदो को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस अजनबी का हाथ थामना उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक भूल साबित होने वाली है। देसू के पास अपने दुश्मन तक पहुंचने का सिर्फ एक ही सुराग है, उस फ्राइड डम्पलिंग का स्वाद जो उसने 15 साल तक हर रोज खाया था। वो स्वाद उसकी जुबान पर किसी तेजाब की तरह छप चुका है। वो और मीदो पूरे शहर के चाइनीज रेस्टोरेंट्स में घूम घूम कर डम्पलिंग्स खाते हैं। देसू एक शिकारी कुत्ते की तरह उस एक खास स्वाद को ढूंढ रहा है। आखिरकार एक छोटे से अनजान से चाइनीज रेस्टोरेंट में उसके मुंह में वही पुराना जाना पहचाना स्वाद आता है, ब्लू ड्रैगन। यही वो जगह है जहां से उसका खाना बनकर जाता था। देसू वहां से डिलीवरी बॉय का पीछा करता है और एक ऐसी इमारत में पहुंचता है जो बाहर से बिल्कुल बंजर और वीरान है, लेकिन अंदर वो एक गैरकानूनी प्राइवेट जेल है। बिल्कुल वही जगह जहां उसकी जिंदगी के 15 साल दफन हुए थे। वो अंदर कदम रखता है। उसके हाथ में कोई बंदूक नहीं, सिर्फ एक हथौड़ा है। ये किसी एक्शन हीरो की एंट्री नहीं है। ये एक ऐसे जंगली जानवर का गुस्सा है जिसे 15 साल तक पिंजरे में भूखा रखा गया था।
वो सीधे जेल के इंचार्ज को दबोचता है, उसे बांधता है और फिर बिना कोई रहम दिखाए उसके दांतों को हथौड़े से एक एक करके उखाड़ना शुरू करता है। दर्द के मारे वो आदमी चीखता है और आखिरकार वो टेप दे देता है जिसमें उन सभी लोगों का रिकॉर्ड है जिन्हें यहाँ कैद किया गया था। लेकिन जब देसू उस संकरे अंधेरे कॉरिडोर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसके सामने दर्जनों गुंडे लोहे की रॉड और चाकुओं के साथ दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। गुंडों को लगा कि एक अकेला आदमी जिसके हाथ में सिर्फ एक मामूली हथौड़ा है उनका क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन वो ये भूल गए थे कि वो किसी आम इंसान से नहीं बल्कि एक ऐसी जिद्दी आग से लड़ने जा रहे थे जिसे 15 साल तक हवा नहीं मिली थी। उन गुंडों के चेहरों पर जो खौफ था वो इसलिए नहीं था कि देसू मजबूत था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसकी आंखों में मौत का कोई डर ही नहीं था। और यहाँ देसू रुकता नहीं है, वो उन पर टूट पड़ता है। उसके जिस्म पर अनगिनत चोटें लगती हैं, उसके पीठ में पीछे से चाकू घोंप दिया जाता है। वो दर्द से कराहता है, फर्श पर गिरता है, लेकिन फिर उठता है क्योंकि ये सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी, ये उसके 15 सालों की घुटन, उसके मरे हुए परिवार और उसकी छीनी गई जिंदगी का भयानक विस्फोट था। वो एक एक करके सबको खत्म करता है और उस चाकू को अपनी पीठ में ढंसे हुए ही वहां से बाहर निकल आता है। पर वो जेल का मालिक तो सिर्फ एक मोहरा था, वो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा था। असली मास्टरमाइंड तो कोई और था जो बहुत करीब से खामोशी से ये पूरा तमाशा देख रहा था। तभी देसू के फोन पर एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक ठंडी, शांत और बेहद चुभने वाली आवाज आती है। कैसा लगा तुम्हें 15 साल बाद बाहर आकर? ये ली वू जिन है, एक बेहद अमीर और ताकतवर इंसान। वू जिन कोई आम क्रिमिनल नहीं है जो अंधेरे में छुप कर वार करे। वो खुद देसू के सामने आता है। उसके महंगे सूट और चेहरे की सुकून भरी मुस्कान को देखकर देसू का खून खौल उठता है। देसू उसे वहीं जान से मार देना चाहता है, लेकिन वो जिन एक ऐसा खेल सामने रखता है जो देसू के हाथ बांध देता है। मैं तुम्हें 5 दिन का वक्त देता हूं। अगर तुम ये पता लगा लोगे कि मैंने तुम्हें 15 साल तक क्यों कैद रखा तो मैं खुद को गोली मार लूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारी उस प्यारी मीदो को मार दूंगा। अब देसू के सामने सवाल ये नहीं था कि वो जिन कौन है, सवाल ये था कि उसने ऐसा क्यों किया। देसू को अपने ही अतीत के मुर्दा पन्नों को पलटना था। क्या उसने किसी का कत्ल किया था? क्या उसने कोई बड़ा गुनाह किया था जिसके लिए इतनी खौफनाक सजा दी गई? जवाब उसकी अपनी यादों के धुंधले, भुला दिए गए कोनों में छिपा था। देसू और मीदो उस पुराने हाई स्कूल में पहुंचते हैं जहां देसू कभी पढ़ा करता था। पुरानी यादें, पुरानी तस्वीरें, स्कूल की वो सीढ़ियां, और फिर देसू को एक नाम याद आता है, ली वू जिन। कहानी अचानक अतीत में छलांग लगाती है। स्कूल के दिन देसू एक दिन स्कूल की छत से गुजर रहा था। तभी उसने खिड़की से कुछ ऐसा देखा जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। उसने वू जिन को एक लड़की के साथ बेहद करीब, एक आपत्तिजनक हालत में देखा था। वो लड़की कोई और नहीं, वो जिन की अपनी सगी बहन थी। देसू हैरान रह गया। उसने ये बात स्कूल छोड़ते वक्त अपने एक दोस्त को बताई, बस सिर्फ एक दोस्त को। लेकिन शब्द हवा से भी तेज सफर करते हैं। वो अफवाह जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। वो जिन की बहन इस बदनामी, लोगों की नजरों, उनके तानों और उस गंदी अफवाह के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाई, और एक दिन उसने एक ऊंचे पुल से नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। वो जिन ने अपनी ही आंखों के सामने अपनी बहन को मरते हुए देखा था। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बचा नहीं पाया, और उस दिन उस पुल पर वो जिन के अंदर का इंसान भी अपनी बहन के साथ हमेशा के लिए डूब गया। उसने ठान लिया था कि जिसने भी उसकी बहन को इस मौत के मुंह में धकेला है वो उससे ऐसा बदला लेगा कि पीढ़ियां कांप उठेंगी। देसू को अब पूरा सच समझ आ गया था। उसकी जुबान, उसकी एक छोटी सी गैर जिम्मेदाराना गलती ने एक मासूम की जान ले ली थी। वो जिन का गुस्सा, उसका बदला, सब जायज था। देसू पूरे आत्मविश्वास के साथ वो जिन के शानदार पेंट हाउस में पहुंचता है। गेम खत्म हो चुका था। देसू को आखिरकार वो जवाब मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। वो जिन की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैंने तुम्हारा राज जान लिया है, अब अपने वादे के मुताबिक खुद को गोली मारो। लेकिन वो जिन घबराने के बजाय हंसने लगता है, एक ऐसी धीमी ठंडी हंसी जो सीधे रूह को कंपा दे। तुम असली जवाब खोजने में नाकाम रहे देसू। सवाल ये नहीं था कि मैंने तुम्हें 15 साल के लिए क्यों कैद किया। असली सवाल ये है कि मैंने तुम्हें 15 साल बाद आज़ाद क्यों किया। देसू सन्न रह जाता है। वो जिन एक खूबसूरत बैंगनी रंग का बॉक्स देसू के सामने रखता है। उस बॉक्स के अंदर एक फोटो एल्बम है। देसू कांपते हाथों से उस एल्बम को खोलता है।
पहली तस्वीर उसकी अपनी छोटी सी बेटी की है जो 15 साल पहले उससे छिन गई थी। वो पन्ने पलटता है। तस्वीरों में बेटी बड़ी हो रही है और फिर वो आखिरी तस्वीर। देसू के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसके हाथों से एल्बम छूटकर फर्श पर गिर जाता है। उसकी सांसें गले में अटक जाती हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और गले से एक अजीब सी जानवरों जैसी आवाज निकलने लगती है। तस्वीर में दिख रही वो लड़की कोई और नहीं, मीदो थी। मीदो, वो मासूम लड़की जिसने उसे सहारा दिया, जिससे देसू को बेइंतहा प्यार हो गया था, जिसके साथ उसने एक नई जिंदगी शुरू करने, सब कुछ भूल जाने का सपना देखा था। वो उसकी अपनी खून थी, उसकी अपनी सगी बेटी। वू जिन ने सिर्फ देसू को एक कमरे में कैद नहीं किया था, वो तो सजा की सिर्फ शुरुआत थी। वू जिन ने एक पेशेवर हिप्नोटिस्ट की मदद से देसू और मीदो दोनों के दिमाग में एक खास तरह की टेलीफोन रिंगटोन और कुछ संकेत डाल दिए थे। जब भी वो धुन बजती, वो दोनों अनजाने में एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते। इतनी भयानक नफरत क्यों? ताकि जो दर्द, जो घिन, जो अकेलापन वूजिन ने अपनी बहन से प्यार करने पर महसूस किया था, बिल्कुल वही दर्द, वही घिनौनापन, वही पछतावा देसू अपनी जिंदगी के हर एक सेकंड में महसूस करे। वो चाहता था कि देसू जिंदा रहे, लेकिन अंदर से पूरी तरह सड़ जाए। उस आलीशान पेंट हाउस में एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है जिसे सिर्फ देसू की चीखें चीर रही हैं। वो जानवरों की तरह रोने लगता है। वो वूजिन के पैरों में गिर जाता है। वो बुरी तरह गिड़गिड़ाता है, अपने घुटनों पर रेंगता है, यहां तक कि वो जिनके जूते चाटने लगता है। जो देसू कुछ देर पहले एक खूंखार शेर बना हुआ था, वो अब एक कीड़े की तरह जमीन पर रेंग रहा है। मुझे मार दो, मेरे टुकड़े कर दो, मुझे किसी भी जानवर के आगे फेंक दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। मीदो को यह सच मत बताना, वो बेचारी, वो मासूम इसके साथ नहीं जी पाएगी। वो जिनके हाथ में एक छोटा सा रिमोट है और मीदो एक दूसरे कमरे में बैठी है जहां वो एक बटन दबाते ही उसे पूरा सच दिखा सकता है। देसू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अपनी एक छोटी सी गलती की इतनी खौफनाक सजा वो अपनी मासूम बेटी को नहीं दे सकता। और फिर उस बेबसी में देसू वो करता है जो कोई आम इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। वो पास पड़ी एक कैंची उठाता है, लेकिन वो जिन पर वार करने के लिए नहीं, वो उस कैंची को अपने ही मुंह में डालता है और अपनी ही जीभ काट लेता है। वही जीभ जिसने 15 साल पहले वो झूठी अफवाह फैलाई थी। वही जीभ जिसने वो जिन की बहन की जान ली थी। वही जीभ जिसने ये सारा तूफान खड़ा किया था। खून का फव्वारा फूट पड़ता है। देसू फर्श पर तड़प रहा है। उसके मुंह से खून की नदियां बह रही हैं। उसने खुद को हमेशा के लिए खामोश कर लिया। उसने अपनी आवाज की बलि दे दी, सिर्फ इसलिए ताकि वो सच किसी भी तरह से मीदो तक ना पहुंच सके। वो जिन ये सब बिल्कुल शांत, वीरान आंखों से देखता है। उसका बदला पूरा हो गया था। उसने देसू को एक ऐसी जिंदा लाश बना दिया था जिसकी आत्मा मर चुकी थी। वो जिन रिमोट वहीं छोड़ देता है। वो वहां से मुड़ता है और धीरे धीरे एलिवेटर की तरफ चला जाता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या बदला इंसान को कभी सच में सुकून देता है? एलिवेटर के अंदर जाते ही वो जिन के चेहरे की वो जीत वाली मुस्कान गायब हो जाती है। उसे अपनी बहन की याद आती है। उसका मकसद पूरा हो गया। उसने अपने दुश्मन को तबाह कर दिया, लेकिन उसके अंदर का वो भयानक खालीपन नहीं भरा। उसकी बहन वापस नहीं आई और उसी बंद एलिवेटर में वो जिन अपनी ही बंदूक से अपने सिर में गोली मार लेता है। खेल खत्म, लेकिन इस खेल में जीता कौन? बर्फ से ढका हुआ एक बेहद खूबसूरत लेकिन सुन्न कर देने वाला जंगल। देसू उसी हिप्नोटिस्ट के पास जाता है जिसने ये सब शुरू किया था। वो एक पर्ची पर लिखकर उससे भीख मांगता है कि वो उसकी यादों के उन पन्नों को हमेशा के लिए मिटा दे जिनमें ये खौफनाक सच दर्ज है। वो चाहता है कि उसके दिमाग से मीदो का पिता होने का सच डिलीट हो जाए, ताकि वो सिर्फ उसका लवर बनकर अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सके। हिप्नोटिस्ट उसे एक कुर्सी पर बिठाती है और अपना काम करती है। अब देसू गहरी सफेद बर्फ के बीच अकेला खड़ा है। तभी मीदो वहां आती है। वो उसे कसकर गले लगाती है और मुस्कुराते हुए कहती, आई लव यू। देसू के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान आती है। ऐसा लगता है जैसे सम्मोहन काम कर गया। वो सब भूल चुका है, लेकिन अगले ही पल कैमरे के करीब आते ही वो मुस्कान एक भयानक दर्द, एक खौफनाक पीड़ा और आंसुओं में बदल जाती है। उसकी वो हंसी और वो रोना, दोनों एक साथ, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सम्मोहन काम नहीं आया। उसे सब याद है। वो उस कड़वे सच को भूल नहीं पाया है। उसे पता है कि वो अपनी ही बेटी की बाहों में है और अब उसे उसी घुटन, उसी घिन और उसी पाप के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी है। ओल्ड बॉय सिर्फ एक सस्पेंस या बदले की कहानी नहीं है।
ये इंसान की फितरत पर एक बहुत गहरा सवाल है। क्या बदला लेने के बाद इंसान सच में जीत जाता है, या वो भी उसी आग में जलकर राख हो जाता है जिसने उसे जलाया था? वो जिन जीत कर भी हार गया और देसू अपनी जान बचाकर भी हर दिन तिल तिल कर मरने के लिए जिंदा रह गया। जब हम पर्दे पर इस कहानी को देखते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी हमें घेर लेती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि हमारे मुंह से निकले हुए शब्द कभी मरते नहीं हैं। अगर आप कभी किसी के बारे में कुछ बुरा कहने की सोचें, कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करें, तो एक बार उस भयानक दर्द को याद कर लीजिएगा जो एक छोटे से झूठ से पैदा हो सकता है। क्योंकि लफ्ज भले ही हवा में उड़ जाएं, लेकिन उनके घाव कभी नहीं भरते, और वो लौटकर जरूर आते हैं, एक ऐसे तूफान की शक्ल में जो आपकी पूरी दुनिया उजाड़ सकता है। दोस्तों, आपको देसू का वो आखिरी फैसला कैसा लगा? क्या उसने अपनी जीभ काटकर सही किया, या उसे मीदों को सच बता देना चाहिए था? कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपने शब्दों का इस्तेमाल संभल कर करें।